जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे मित्रों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जितने भी मेरे मित्र मेरा YouTube चैनल ये देख रहे हैं उन सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सिर्फ एक लाइन कह करके मैं आज के सेशन को शुरू करूँगा। तो आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। हर जिंदगी में बदलाव होगा, हर जिंदगी में बदलाव होगा, हर परीक्षा का इंकलाब होगा मेरे दोस्तों। तो आपको किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज हम सेशन शुरू कर रहे हैं हिंदी भाषा व व्याकरण, जो सुपर टेट, टेट या अन्य ऐसी कोई भी भर्ती परीक्षा जिसमें हिंदी विषय पूछा जाता है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी हमारी होगी ये क्लास। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक, बारीकी से, गहराई से, बहुत ही मायनर तरीके से अध्ययन कीजिए। आप सभी लोग अपने हर परीक्षा में सफल होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो मैं आज का सेशन शुरू करने जा रहा हूँ, और शुरू करने ही नहीं जा रहा हूँ। आज के सेशन को मैं शुरू से लेकर के अंत तक ले जाऊंगा। काव्य शास्त्र से लेकर के रस, छंद, अलंकार, साहित्य और शिक्षण विधियों तक लेकर के जाएंगे। तो सुपर टेट के लिए बहुत ही उपयोगी होगी ये मेरी क्लास। तो आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम हिंदी पढ़ने के लिए हमें जरूरी है कि भाषा क्या है, भाषा आई कहां से, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो आज हम बात कर रहे हैं भाषा पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला ही प्रश्न बन जाता है कि भाषा शब्द किस धातु से भाषा शब्द किस धातु से जन्मा है, किस धातु से जन्मा है, या भाषा शब्द की किस धातु से उत्पत्ति हुई है। तो हम चर्चा करेंगे भाषा पर। मेरे प्यारे दोस्तों, भाषा, जब भी बात आ जाए कि भाषा क्या है, तो भाषा हमेशा आपको याद रखना है कि भाष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? भाषी धातु से, भाष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। और जैसे ही धातु शब्द आपको सुनने को मिलता है तो आपके दिमाग में एकदम एक प्रश्न आना चाहिए कि धातु शब्द है क्या। जैसे ही धातु शब्द मिलता है आपको, तो धातु शब्द, जैसे ही धातु शब्द आपको देखने को मिलता है तो तुरंत आपको पता हो जाना चाहिए कि धातु शब्द मूल भाषा का शब्द है। किसका है दोस्तों? मूल भाषा का शब्द है। अब जब भी मूल भाषा की बात आती है तो एकदम दिमाग में फिर आ जाना चाहिए कि मूल भाषा हमारी क्या है? संस्कृत है। मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। तो आपको यहां से देखिए 3 प्रश्न आपको मिलते हैं। सबसे पहले, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। और जैसे ही धातु आपको सुनने को मिला, धातु देखने को मिला, तो एकदम दिमाग में आना चाहिए कि ये धातु क्या है, चीज है। तो धातु जो शब्द है वो मूल भाषा में देखने को मिलता है, और मूल भाषा है हमारी संस्कृत। अभी हम हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, अभी हम सिर्फ भाषा की बात कर रहे हैं। आपको शून्य से उठा करके और शिखर तक पहुंचाने का काम करेंगे दोस्तों। तो आप बस जुड़े रहिए अपने जय सर के साथ, और बहुत बहुत ही प्यारे ढंग से, बहुत ही ऐसे हिंदी को पढ़िएगा जो चुटकियों में काम करेगा प्रश्न हल करने का, ये मेरा क्लास। तो देखिए, अब इसके बाद बात आती है कि भाषा है क्या। अब हमको भाषा शब्द तो पता चल गया, लेकिन भाषा आखिरकार क्या है, भाषा कहते किसे हैं। तो बस मुस्कुराते रहिए मेरे दोस्तों, और आनंद उठाते रहिए क्लास का, और चुटकियों में याद करते रहिए। खेल ही खेल में बता दूंगा, पूरी हिंदी ऐसे पढ़ा दूंगा आज दिन तक आपने YouTube के इतिहास में किसी से नहीं पढ़ी होगी। नहीं तो आप पूरी क्लास को मनोयोग से पढ़िए, उसके बाद देखिए, आनंद लीजिए। भाषा, भाषा जो है वो है क्या?
तो जब भी भाषा की बात आए कि भाषा क्या है, तो एक ही बात याद रखना है कि भाषा एक माध्यम है। किसका है वो भी देखिए, भाषा एक क्या है, माध्यम है या साधन है। भाषा माध्यम या साधन है। किसका साधन है? जैसे आप जाते हैं, आप कहीं से गए, अपने घर से ही आपको चलना है और आप कहीं के लिए जा रहे हैं, तो आप किसी ना किसी साधन से वहां तक पहुंचेंगे। आप किसी ना किसी साधन से वहां तक पहुंचेंगे। तो ज्यादा हम व्याख्यान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समय का हमेशा अभाव रहता है और आपको छोटी सी बातों में, यानी कम कम शब्दों में ही और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने की काम करेंगे हम। तो देखिए यहां पर भाषा क्या है, माध्यम है या साधन है। अब किसका साधन है? तो यहां पर याद रखना है कि विचार विमर्श करने का साधन है, विचारों का लेन देन करने का साधन है। हम आपसे बातचीत जो करते हैं तो किससे करते हैं? वही भाषा है दोस्तों। जो माध्यम है, हमारी आवाज जो आप तक पहुंच रही है, वही भाषा है। जो साधन है वही भाषा है। तो आपको एक बात सिर्फ याद रखनी है कि भाषा क्या है, माध्यम है, साधन है। किसका है? विचारों का लेन देन, विचार विमर्श करने का साधन है। विचार विमर्श करने का क्या है? साधन है। या फिर क्या बोल सकते हैं? विचार विनिमय का माध्यम है। विचार विनिमय का माध्यम है। तो देखिए दोस्तों, भाषा शब्द की उत्पत्ति मैंने आपको बता दी, भाषा धातु से हुई है। धातु जब भी बात आती है तो धातु मूल भाषा का शब्द है, और मूल भाषा की जब भी बात आए तो आपकी संस्कृत है। इसके बाद देखिए भाषा क्या है, अगर आपको पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाषा जो है वो क्या है, विचारों के लेन देन का माध्यम है। विचार विमर्श करने का तरीका ही भाषा है। जो हम अपने अंदर के भाव आपको जो आप तक पहुंचा रहे हैं वो एक माध्यम ही भाषा है और कुछ नहीं है। लेकिन एक बात और आती है दोस्तों, जैसे ही बात आती है विचार विनिमय, विचारों का लेन देन, तो आपके दिमाग में एकदम फिर आना चाहिए कि आखिरकार विचार क्या होते हैं, विचार कहते किसे हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं विचार पर। देखिए विचार तो देखिए विचार क्या है। विचार मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई होती है। आपको याद रखना है कि विचार क्या, अगर विचार कहीं पर आता है आपके लिए, ये हमारी क्लास हर एक परीक्षा में उपयोगी होगी, ये मैं वादा करता हूं आपसे। आपको शून्य से शिखर तक ले जाने का काम करेंगे। और आप कॉपी पेन उठा लीजिए दोस्तों, और जो भी आपको पॉइंट लगता है कि हमसे कुछ गड़बड़ हो सकता है उसे नोट करते रहिए और अपना प्यारा सा नोट्स बना लीजिए। निरंतर 1 बाय 1 करके आपको प्रतिदिन इसी टाइम हमारी क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो आगे आइए दोस्तों, विचार क्या है? विचार मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई होती है। देखिए दोस्तों, मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई होती है। आ माने नहीं, जब भी आ मिलता है आपको उपसर्ग में, जब भी आप जाएंगे आपको क्लास आगे बहुत बेहतर मिलेगी। लेकिन यहां पर आप इसी शब्द पर रहिए। आ माने क्या होता है? देखिए नहीं। ध्वनि माने होता है, देखिए आपको पता है, आवाज। आत्मक का मतलब होता है रूप या स्वरूप, यानी जब मनुष्य के अंदर का भाव, जो उसके अंदर भाव प्रकट है और वो एक आवाज का रूप नहीं ले पाता है, वही विचार होता है दोस्तों। उसी को विचार कहते हैं। मनुष्य के अंदर के जो भाव है, जो अपना लाइट में नहीं ला पा रहा है, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है, वो तब तक विचार है। और जैसे ही उसने अपने विचार को माध्यम दे दिया,
भाषा दे दी तो उसका विचार दोस्तों हमारे तक आ गया। तो इसी क्रम में आप सोचिए समझिए कि विचारों का जो आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारा क्या होता है, माध्यम, या वही होती है हमारी भाषा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, विचार हमने देख लिया। अब आगे हम चलते हैं कि ये भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं। आगे आप हेडिंग डालेंगे भाषा की विशेषताएं। अब देखिए, यहां से हमारे देखिए 3 प्रश्न, अब तक के रिकॉर्ड में 3 प्रश्न आपको प्राप्त हुए हैं। भाषा किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो भाष धातु से, धातु मूल भाषा का शब्द है और मूल भाषा होती है संस्कृत। और जो भाषा है वो विचारों के लेन देन की प्रक्रिया, विचारों का लेन देन का साधन ही भाषा है। और विचार जो है वो मनुष्य के मन की अध्वनात्मक इकाई है, या सीधी सी बात कह दीजिए कि मनुष्य के मन का जो भाव है वही हमारा क्या है, विचार है। अब देखिए, बहुत ही खुश होकर के आप देखिए, किसी भी प्रकार बिल्कुल 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 टेंशन मत लीजिए, आप एकदम बहुत आनंदित होकर के पढ़िए क्लास को मेरे दोस्तों। तो देखिए, भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं देखिए, भाषा की विशेषता क्या है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाषा जो है वो एक अर्जित संपत्ति है, ये जन्मजात संपत्ति नहीं है। भाषा अर्जित संपत्ति है। नंबर 1 हम आएंगे कि भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है। अब हम देखेंगे दोस्तों, इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि भाषा अर्जित संपत्ति है, जन्मजात नहीं है। लेकिन बोलने की योग्यता मनुष्य में जन्मजात होती है, बोलने की योग्यता जन्मजात होती है। लेकिन भाषा समाज में रह करके सीखी जाती है। कहाँ पर किस प्रकार से बोलना है, हमें घर पर कैसे बोलना है, जब दोस्तों के साथ में बैठते तो कैसे बोलना है, स्कूल में पढ़ते हैं तो कैसे बोलना है, या किसी सभा को हम संबोधित कर रहे हैं तो किस प्रकार से बोलना है, या हम हर स्थान पर भाषा का अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। तो भाषा जन्मजात नहीं होती है दोस्तों, भाषा अर्जित संपत्ति है। जन्मजात बोलने की योग्यता मनुष्य के अंदर होती है, ये तो उसे कुदरत ने ही गुण दिया है कि बोलेगा तो, लेकिन समाज में रह करके किस तरीके से, कहां पर बैठ करके किस हिसाब से बात करनी है, ये काम उसे समाज करवाता है, समाज से प्राप्त होती है ये शिक्षा उसे। तो अब हम कह सकते हैं कि भाषा अर्जित संपत्ति है, ये जन्मजात संपत्ति नहीं है। बोलने की योग्यता जन्मजात होती है। अब देखिए, समाज में रह करके ही मनुष्य सीखता है। तो दूसरी विशेषता दोस्तों हो गई कि ये सामाजिक प्रक्रिया है। क्या हो गई? कि सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरी विशेषता है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, अंतिम स्वरूप नहीं होता है या नहीं है। कोई भी भाषा हो, मैं हिंदी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो हिंदी पर गया ही नहीं हूं। हिंदी से पहले मुझे भाषा पढ़नी है, भाषा के कुछ तत्व पढ़ने हैं, उसके बाद बात करते हैं हिंदी पर, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में। इसी दृष्टिगत को, ऐसी दृष्टि से कि आपको किसी भी प्रकार से ऐसा प्रश्न का सामना ना करना पड़े जो हमारे द्वारा ना बताया गया हो। आप बहुत ही मनोयोग से पढ़िए प्यारे दोस्तों, बहुत ही आनंद आएगा हमारी क्लास में। और एक बात और बता दें, आपको निरंतर पूरा सुपर टेट का कोर्स, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, पर्यावरण या सामाजिक अध्ययन, उसके बाद तुम्हारा आता है बाल मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, जीवन कौशल, शिक्षण विधियां एवं अन्य जितने भी हमारे सिलेबस में जितने भी विषय लगे हुए हैं, सभी का 1 बाय 1 करके पर डे आपको हर विषय का पर डे वीडियो जो आपको मिलेगा, आप सिर्फ सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद लाइक शेयर करते रहें। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है अगर आपको, तो आप कमेंट करके मुझे अवगत तुरंत कराएं, जिससे कि आगे का और सुधार हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी तत्व जो आपसे समझ में नहीं आ रहा तो उसे आपको समझाने का भरकस प्रयास करेंगे, ये आपसे मैं वादा करता हूं।
किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके सामने है तो उसका समाधान करके रहेंगे। आपसे ये जय सर का वादा है दोस्तों। उसके बाद देखिए, भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए साहित्य में जाइए, भाषा का विकास क्रम आप पढ़ते हैं। जब हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहां से हमारी क्या है, वहां से हमारी निकली है भाषा कि हिंदी कहाँ से चली है, संस्कृत से आई, पाली में, प्राकृत में, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो समय समय पर बदलती रही है दोस्तों, समय समय पर बदलती रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। और इसीलिए हम इसे एक बात और कह सकते हैं कि भाषा परिवर्तनशील होती है दोस्तों। खेल खेल में ही पढ़ लीजिए, भाषा परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है। एक चीज और याद रखना दोस्तों, इसका कोई क्या है, अंतिम स्वरूप नहीं होता है, लेकिन इसका मानक स्वरूप जरूर होता है। अगर पूछा जाता है कि हिंदी का या किसी भी भाषा का मानक स्वरूप होता है या नहीं, तो इसका उत्तर होगा कि इसका मानक स्वरूप जरूर होता है, इसका मानक स्वरूप होता है। अब देखिए, जैसे ही बात आती है मानक की तो एकदम हमारे दिमाग में आ जाता है कि अरे सर, ये मानक क्या होता है। मानक तो मैंने पढ़ा ही नहीं है कि मानक स्वरूप कहते किसे हैं। तो आज आपको एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए आपको जैसा पढ़ाएंगे दोस्तों। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको खेल खेल में ही आपके दिमाग पर इस प्रकार से हिंदी चढ़ा देंगे जो कभी जिंदगी में उतरने का काम नहीं करेगी। और आप परीक्षा में जिस दिन जाएंगे उस दिन ये हमारा वीडियो देख करके आपको वो लाभ मिलेगा जो आपने जिंदगी में नहीं सोचा होगा। तो करिए जल्दी से जल्दी शेयर। देखिए, मानक रूप की अब बात करते हैं। तो मानक रूप क्या होता है मेरे दोस्तों। तो मानक रूप पर हम क्या करते हैं, चलो मानक रूप पर चर्चा कर लेते हैं। अब मानक रूप की बात, अब देखिए मानक रूप की बात जब भी आ जाए तो एक बात याद रखना है, मानक रूप का मतलब होता है कि हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है और हर भाषा का अपना एक व्याकरण निश्चित होता है और इसी को हम कहते हैं इसका मानक रूप होता है। आपको पता है, अरे लिपि नहीं होगी तो आप पढ़ेंगे कैसे। तो बस ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी प्रॉब्लम होगी और आपके समय का अभाव है। आपको पता है कि सुपर टेट का बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है और आपको हर संभव शिक्षक बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आपको 130 प्लस 140 तक पहुंचाने का काम करेंगे हमारी ये वीडियोज। आप निरंतर प्रयास बनाए रखें, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके बीच में उपस्थित हो चुके हैं जय सर। ऐसे ऐसे प्रश्नों को ढूंढ करके पेश करेंगे जो आपने अभी तक उनसे रूबरू नहीं हुए होंगे। तो आप बहुत ही मनोयोग से पढ़िए मेरे प्यारे दोस्तों और इसी सेशन से मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। तो देखिए दोस्तों, मानक रूप का मतलब है कि हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है और एक उसका अपना व्याकरण होता है, एक अपना व्याकरण होता है। ये भी आपको याद रखना है। इसलिए ही बोलते हैं कि भाषा का मानक स्वरूप होता है, अंतिम स्वरूप कोई नहीं होता है लेकिन मानक स्वरूप जरूर होता है क्योंकि हर भाषा की अपनी लिपि होगी और हर भाषा का अपना एक व्याकरण निश्चित होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप तो नहीं होता है लेकिन मानक स्वरूप जरूर होता है दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। भाषा जो है वो कठिन से सरल की तरफ होती है। शिक्षण विधियों में थोड़ा अगर बात करते हैं कठिन से सरल की तरफ, कठिन से सरल की ओर अगर पूछा जाता है कि भाषा का स्वरूप कैसा होता है तो कठिन से सरल की तरफ होता है। ये क्यों होता है एहसास करिए, क्योंकि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अगर भाषा का अंतिम स्वरूप होता तो मैं ये दावे के साथ कह सकता था कि मुझे इस भाषा का पूरा ज्ञान है। जब इसका अंतिम स्वरूप है ही नहीं
तो परिवर्तन हो रहे हैं, और परिवर्तन होने के बाद जो उसमें परिवर्तन आ रहे हैं उनका हमको ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कह करके हम कह सकते हैं कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है और भाषा कठिन से सरल की तरफ चलती है। ये भी याद रखना, क्योंकि जो चीज हमको पता चल जाती वो तो सरल हो गई, लेकिन नहीं पता है वो कठिन हो गई। तो ये थी भाषा की विशेषताएं दोस्तों। आप अपना पेन कॉपी उठा के निश्चिंतता से पढ़िए, जो भी आपको लग रहा है कि ये हमारे काम का शब्द है तुरंत नोट कर लीजिए, बढ़िया बढ़िया आपने बहुत ही आनंदित होकर के नोट्स बना लीजिए। आपको बिल्कुल टोटल हिंदी प्रोवाइड होगी। यहाँ मैंने पहले ही बता दिया है, व्याकरण से लेकर के पूरा रस छंद अलंकार से लेकर के साहित्य तक पहुंचने का काम करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे तुम्हारा यूपी टेट हो, या फिर किसी अन्य प्रदेश का टेट हो, या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी परीक्षा हो जिसमें हिंदी विषय पूछा जाता है। हर परीक्षा में प्रश्न आने का काम करेंगे हमारे यहाँ से। तो आप निरंतरता से पढ़ते रहिए दोस्तों, और उसके बाद बहुत ही मनोयोग से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों को जोड़ते रहिए, जिससे कि आपका प्यार हमारे और हमारे अंदर के ऐसे भाव को पैदा कर दे, जो कि हम आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स ला करके दें जो आपका भावी जीवन एकदम आपके लक्ष्य की ओर अग्रसर होकर के सफलता दिलाने का काम करे दोस्तों। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं भाषा के मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से। भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या क्या लक्षण होने चाहिए, या फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखी जाती है कि मनुष्य के अंदर ऐसी कौन सी योग्यता होना चाहिए जिससे भाषा सीख जाता है। तो आप तुरंत इसे नोट कर सकते हैं कि भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लक्षण या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम देखिए आगे चलते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा सीखने के योग्यता। मनुष्य के अंदर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा सीखने की योग्यता क्या होती है, क्योंकि आप चूंकि सुपर टेट की परीक्षा देंगे, आपको थोड़ा साइकोलॉजी से जोड़ने का काम करेंगे। आप थोड़ा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको देखिए, ये आपको मनोविज्ञान में भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ से थोड़ा अवगत कराते हुए चलें। तो ये याद रखना है कि 3 प्रकार की पाई जाती है मनुष्य के अंदर। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर भाषा का विकास देखा जाए तो वो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होता है। पहली तुम्हारी क्या योग्यता है? जिज्ञासा। दूसरी है अनुकरण, और तीसरी है अभ्यास। देखिए प्यारे दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बालक को, किसी भी मनुष्य को अगर भाषा सीखनी है तो मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से उसके अंदर 3 प्रकार की योग्यताएं होना बहुत जरूरी है। पहली योग्यता, उसके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, जानने की इच्छा। यहां पर देखिए 2 शब्द प्रकट हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, और जानने की इच्छा जिज्ञासा। उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होना चाहिए। भाषा सीखने की क्या होना चाहिए? जिज्ञासा होना चाहिए। ये आपको याद रखना है, याद रखना है। थार्नडाइक महोदय का भी एक कथन है कि उन्होंने अपने कथन में कहा था कि अगर घोड़े को आप पानी तक ले जाएं, आप नदी तक ले जाएं, लेकिन जब तक वह पानी पीना नहीं चाहेगा आप उसे पानी नहीं पिला सकते हैं। जब तक उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, पानी पीने के लिए जिज्ञासु नहीं बनेगा, तब तक आप किसी भी प्रकार से उसे पानी नहीं पिला सकते हैं। इसी के उदाहरण से आपको ये समझने का अपना प्रयास करें कि अगर आप भाषा सीखने के लिए जिज्ञासु हैं तभी आप भाषा सीख पाएंगे, अन्यथा की दृष्टि से आप भाषा कभी नहीं सीख पाएंगे। तो मनोवैज्ञानिक जो हमारे थे उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि बालक को या व्यक्ति को भाषा सीखने के लिए सबसे पहले उसके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए। उसके बाद क्या है? अनुकरण।
अब देखिए अनुकरण हमारा दो प्रकार से होता है, चाहे उच्चारण से हो या लेखन से हो, उच्चारण से हो या लेखन से हो। ये भी याद रखना है आपको कि जो भी अनुकरण करता है पहला उच्चारण से होता है, पहला उच्चारण से होता है। आपने छोटे बच्चे को देखा ही होगा कि छोटे बच्चे को जब आप उच्चारित करवाते हैं तब वो आपके मुख से बोला हुआ शब्द बार बार रिपीट करता है, अभ्यास करता है, उसके बाद उसे बोलना शुरू कर देता है। तो देखिए अभ्यास, आपने ये समझ लिया, अनुकरण सीख लिया, यानी जिज्ञासा है, उसने अनुकरण किया, प्रयास किया और उसके बाद उसने फिर अभ्यास किया और भाषा उसने सीख ली। अभ्यास देखिए, अभ्यास एक आपके सामने कथन पेश कर रहे हैं कि आपने सुना होगा करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। उसके बाद आगे की लाइन आपको पता ही होगी, क्या है कि रस्सी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। इससे आपको पता है कि अभ्यास जो है बार बार करने से जब सिल पर निशान पड़ सकता है तो किसी भी शब्द को हम बार बार अगर रिपीट करेंगे तो वो हमको सीखने को मिल जाता है। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से था। अब देखिए आगे हम फिर चल रहे हैं, उसके बाद आगे है कि ये बताइए जो कौशल उत्पन्न होते हैं बालक या व्यक्ति के अंदर जो भाषाई कौशल होते हैं उनका विकास क्रम क्या है। भाषाई कौशल का विकास, भाषाई कौशल का विकास, भाषाई कौशल का विकास क्या है। अब तक देखिए मैं 3 चीजें पढ़ा चुका हूं, भाषा विचार से लेकर के भाषा की विशेषताएं और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। उसके बाद भाषाई कौशल क्या है या भाषाई कौशल कौन सा पहले उत्पन्न होता है व्यक्ति के अंदर, भाषा सीखने के लिए उसे उत्पन्न कौन सा कौशल होता है, उस पर एक बार और चर्चा कर लीजिए। उसके बाद मैं अपनी वीडियोज आज यहीं पर क्लोज करूंगा और इससे आगे इसी टाइम आपको कल फिर प्रोवाइड होगी, तो आप आनंदित होकर के पढ़िए दोस्तों। तो भाषाई जो कौशल है वो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर कौन सा कौशल उत्पन्न होता है, सुनना। दूसरे नंबर पर होता है बोलना, दूसरे नंबर पर होता है बोलना, और तीसरे नंबर पर होता है पढ़ना, चौथे नंबर पर होता है लिखना। ये याद रखना है। ये भाषाई कौशल में हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चूंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो यहां से प्रश्न आने की उम्मीद होगी दोस्तों। तो बस शेयर करते रहिए, धनाधन आनंदित होकर के पढ़ते रहिए। आपको ऐसे ऐसे शब्द पढ़ाऊंगा जो आपने किसी भी यूट्यूब पर नहीं पढ़े होंगे आज तक, और बिल्कुल आपको गहराई से अध्ययन कराएंगे। तो देखिए सुनना पहला कौशल, बोलना दूसरा कौशल, तीसरा पढ़ना, चौथा लिखना। अगर परीक्षा में पूछा जाता है व्यक्ति के अंदर भाषाई कौशल के हिसाब से पहला कौशल कौन सा उत्पन्न होता है, तो आपको याद रखना है सुनना, याद रखना है आपको सुनना। उसके बाद एक देखिए यहीं पर एक अपवाद बन जाता है, आप अपवाद कह लीजिए। मैडम मॉन्टेसरी के अनुसार भाषाई कौशलों का सही क्रम क्या है। मैडम मॉन्टेसरी के अनुसार अगर पूछा जाए तो सिर्फ आपको ये यहाँ कर देना है, ये यहाँ कर देना है और कुछ नहीं करना है। उन्होंने बताया था पहले बालक के अंदर सुनना कौशल उत्पन्न होता है, दूसरा बताया था बोलना, तीसरा बताया था लिखना, चौथा बताया था पढ़ना। एक अकेले ये थे, अकेली मैडम थी ये, इन्होंने ये क्रम बताया था। अदरवाइज जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उनका यही क्रम था कि पहला कौशल उत्पन्न होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना और चौथा होता है लिखना। ये भाषाई कौशल थे। तो आज हमने देखिए चर्चा की भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय पर। उसके बाद तुरंत ही हम आगे की वीडियोज लेकर के प्रकट होंगे वर्ड विचार पर। इससे आगे की क्लास आपको कल प्रोवाइड होगी। तो आज जिस पर चर्चा की दोस्तों वो हमारा इस प्रकार एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। भाषा शब्द की उत्पत्ति, उसके बाद हमने क्या किया, भाषा जो हमारी है वो है क्या, तो विचार का डेफिनेशन करके उसे डिफाइन करके विचार की परिभाषा दे करके आपको हम भाषा की विशेषता तक लाए। उसके बाद
आपने भाषा की विशेषता जब पढ़ ली तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से फिर भाषा पर क्या प्रभाव है, या भाषा किस प्रकार से व्यक्ति सीखता है, या भाषा सीखने के लिए उसके अंदर कितनी योग्यताएं होनी चाहिए, ये भी आपको मैंने याद दिलाई। उसके बाद भाषाई कौशलों का ज्ञान दिया। इसके बाद आगे वीडियोज हमारी कल इसी टाइम प्रोवाइड होगी, तो आप आनंदित होकर के आपका दिन मंगलमय हो मेरे दोस्तों। बिल्कुल एकदम मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही है, मनोयोग से पढ़िए मेरे दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके साथ जैसा है तो बस आप अपना ऐसा ही प्यार बनाए रहे, जिससे कि हम निरंतर प्रयास करें, हमको वो खुशी मिले, हमको वो खुशी मिले। आप अपना प्यार ऐसा ही बनाए रहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एकदम बहुत ही बिंदास तरीके से अपना अध्ययन करें और सुपर टेट को एकदम क्वालिफाइड कर जाएं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।